हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज टाइम में है और ज़्यादा टाइम नहीं, 30 मिनट का होगा। 30 क्वेश्चन बस, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? बताइए जल्दी। कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। बताइए। ठीक है, इसका आंसर है कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी तथा इस अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुए थे। फ्रेंड्स ध्यान रखना, कराची अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो फ्रेंड्स ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। किसने कहा था? तो ये इसका आंसर बीचरॉल, लुई फिशर, बेमिलर और लॉर्ड रीडिंग। तो किसने कहा था फ्रेंड्स? ये बी चिरॉल ने। बी चिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। लेडी कैथरीन मेयो, फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लॉपिएरे, मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। फ्रेंड्स ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ ऐसे में सबसे अच्छा होता है कि आपको जो पता है वो सबसे पहले लगाओ। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने जेल में लिखी थी, ठीक है। तो डी थ्री 100% इन दोनों में से एक ही होगा। अब और देख लीजिए, अगर आपको कुछ और पता हो, कुछ किसने लिखा है और कोई पता हो तो ठीक है, अगर आपने सोच लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है इसका ए, लेडी कैथरीन मेयो ने लिखी है। क्या लिखा है? मदर इंडिया। और लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लॉपियरे ने क्या लिखा है? फ्रीडम एट मिडनाइट। और राम मनोहर लोहिया ने लिखा है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर खेती करना, 3/19 भूभाग पर खेती करना, फिर है 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, डन करते हैं। इसका आंसर 3/20। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3/20, ठीक है। 3/20 भाग पे खेती करना। चंपारण किसानों से अंग्रेजी बागवान मालिकों ने करार किया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र से 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम सफल प्रयोग किया था। किसने बुलाया था फ्रेंड्स? राम कुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? कुषाण गंधार शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठी पहाड़ी चित्रशैली, सिंधु घाटी सभ्यता, चित्र धूसर मृदभांड। तो बताइए आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही है? कुषाण गंधार शैली, ठीक है। गंधार शैली कुषाण काल की है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति गंधार शैली कला में ही बनी थी, ठीक है। और मौर्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत अजंता की गुफाओं बनी थी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तटीय क्षेत्रों में स्थित है। कारण तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो बताइए आप कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी। इसका आंसर है बी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 18 तेल शोधन कारखाने हैं, जिनमें 7 तटीय क्षेत्र में अवस्थित तेल शोधन कारखाने हैं, जो इस प्रकार हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं। कोयली, गुजरात, ठीक है, मतलब तटीय का मतलब आप समझते हैं, जैसे ये, ठीक है। कोयली गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोचीन केरल, मंगलौर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और हल्दिया पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो है पाक की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कुमारन द्वीप या मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। तो फ्रेंड्स बताइए आप कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। श्वेत समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हाल की दिनों में यह परियोजना विवादित है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आते हैं, कुछ सूचियां हैं और सुमेलित करना है। ठीक है, सूची और सुमेलन है इसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यही एक चीज कहूंगा, जो आपको पहले पता है वो पहले लगाइए। जैसे बरौनी तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। अहमदाबाद में क्या बनते हैं? सूती वस्त्र। अहमदाबाद में सूती वस्त्र बनते हैं। कपूरथला में क्या बनते हैं? रेल कोच बनते हैं। अब रह गया राउरकेला, लौह इस्पात। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आता हो उस पर टिक लगाइए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे डी का लगा दिया बन, ठीक है। तो डी का बन, तो अब डी का बन ये सॉलिड है कि हाँ, हमें इनमें से पता है एक। अब आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा, ठीक है। आंसर इन दोनों में से एक होगा। फिर हमने लगा दिया अहमदाबाद सूती वस्त्र, तो ए का 4 डी का वन, ए का 4 डी का वन तुरंत लगा दीजिए आंख बंद करके ऐसे। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत में कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो इसमें गोदावरी, कावेरी, महानदी, ताप्ती, ताप्ती महानदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है इसमें। अब आते हैं, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पाद है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर लिए केवल एक और 2 और 3, सी 1 और 3, ये सभी। बताइए फ्रेंड्स जल्दी से। इसका आंसर है 1 और 3, ठीक है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक। फ्रेंड्स ये रट लीजिए, ये क्वेश्चन आए हैं पहले से, पर ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन सारे आए हैं। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे, क्यों मुझे पता है, ये बीईओ में क्वेश्चन आया था। बीईओ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जगह आई थी, उसमें ये आया था। भारत लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क सबसे उत्पादक, मतलब भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। लेकिन उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। अब आइए,
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो आंसर देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। बताइए कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर नहीं बताता हूँ, प्लीज कमेंट में आप इसका आंसर जरूर छोड़ दीजिए। जिसका सही होगा मैं उसका वीडियो में दिखाऊंगा उसको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। सूचियां हैं, सुमेलन कीजिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही फ्रेंड्स होता है सशरीर उपस्थित होना। तो ए का 3, ए का 3। ठीक है, ए का कौन सा हो गया? 3। अब परमादेश मतलब आदेश। जैसे आदेश कौन देता है? जैसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है लोअर कोर्ट को, या और छोटे कोर्ट को, दीवानी कोर्ट को, तो अपर से लोअर की तरफ ये अधिकार आदेश चलते हैं। तो क्या है? अधिकार। परमादेश हम आदेश देते हैं। बी का 4, तो बी का 4 ये फ्रेंड्स सी हो गया इसका आंसर, ऐसे लगा देते हैं। अब सी का 1, उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित किया जाता है और अधिकार पेशा किस अधिकार से? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित राज्यों को गठन के हिसाब से, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाइए। तो फ्रेंड्स, हरियाणा कब बना? तो हरियाणा बना सबसे पहले मतलब 1966 में। ठीक है, और उससे पहले क्या बना था? नागालैंड 1963 में। 1963 में नागालैंड, हरियाणा 1966, ठीक है, सिक्किम 1975 और मेघालय 1971। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में कौन देता है राज्य सरकार को कानूनी सलाह? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, अधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो कौन देता है फ्रेंड्स? महाधिवक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है केंद्र सरकार का, ये भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की समूह संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो द हेग, वाशिंगटन DC, वियना, जेनेवा। तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ है ये? इसका आंसर है वाशिंगटन DC। विश्व बैंक समूह की एक संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में की गई। इसका मुख्यालय IFC की स्थापना कहीं 1956 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, FRP को निम्नलिखित कौन अनुमोदित करता है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये BO में आया था। आई थिंक ये BO के ही सारे उस पेपर हैं जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय एवं विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक है CACP का नाम आपने सुना होगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो बताइए
किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी भी देश को केंद्रीय बैंक से को ऋण प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हर किसी को ऋण नहीं देता है, यह उन्हें दे सकता है और उन्हें देता है जो इसके केवल सदस्य हैं। ये ठीक है, ये उनको ही देता है जो इसके सदस्य हैं। आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लागत जन्य मुद्रास्फीति हो सकती है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाजार में श्रम की कमी, ऋण लागत में वृद्धि, जमाखोरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किससे लागत जन्य मुद्रास्फीति हो सकती है? लागत जन्य मुद्रास्फीति हो सकती है तो बाजार में श्रम की कमी, ऋण की लागत में वृद्धि या जमाखोरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, जमाखोरी से नहीं। फिर है, केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा लोगों को फिटनेस के प्रति प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से फिट इंडिया फ्रीडम रन को कब लॉन्च किया गया? किस डेट को? 1 जुलाई 2020 को, 15 अगस्त 2020 को, 5 सितंबर 2020 को, 1 नवंबर 2020 को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 15 अगस्त 2020 को। फिर है, जनवरी 2020 को किस भारतीय बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, गोवा बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने की घोषणा युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर कोलकाता में की गई थी। आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए जल्दी, अरुणा आसफ अली किसके साथ जुड़ी है? तो फ्रेंड्स, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ी है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और 30 अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। ठीक है, तो इससे कौन जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलिन करना है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। WC स्मिथ डायरेक्ट मिलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मिलाते हैं इसको। सबसे देखते हैं WC स्मिथ की कौन सी बुक है? मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, WC स्मिथ की बुक है। कौन सी सही सुमेलित है? तो बी, खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। ठीक है, बी सही है। और वैसे मिलाने के लिए दो WC स्मिथ ने लिखी है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। फिर मोइन सकीर ने लिखी है खिलाफत टू पार्टीशन। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। तो बताइए आप। तो मोस्ट है अभिनव भारत, बीडी सावरकर भाइयों ने महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, भक्ति आंदोलन के मध्य एक समान विशेषता थी। ठीक है, कि उन्होंने
अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। स्त्रियों को मंदिर में जाने को प्रोत्साहन किया। पूजी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका होगा फ्रेंड्स, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन मुख्यतः निम्न वर्गों के लोगों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसके संत क्षेत्रीय समुदायों से निकलकर आए थे। ये संत अपनी शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर कबीर ने भोजपुरी, अवधी, पंजाबी आदि का, संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी को मराठी भाषा तथा गुरु नानक देव ने पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तभी तो प्रसार होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब, देखिए फ्रेंड्स, कल कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या कहते हैं, मुगल काल पे जो बताई थी स्ट्रेटजी और टॉपिक्स बताए थे। क्वेश्चन अभी से मिलना स्टार्ट हो गए कि मैंने बताई थी शब्दावली में कि मुहतसिब कौन होते हैं। ठीक है, मुहतसिब कौन होते हैं? तो बताइए। सेनाधिकारी, विदेश विभाग का अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार का अधिकारी। तो फ्रेंड्स, मुहस्सिब कौन होते हैं? लोक आचरण अधिकारी होता है। इसी प्रकार मुगल काल में मीर बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी होता है। हरकारा मुगल काल में संदेश वाहक था। ठीक है, हरकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं अकबर। तो फ्रेंड्स देखिए, कल मैंने फिरोज शाह तुगलक को भी बताया था, हुमायूं को भी बताया और अकबर को भी बताया था, पर सिकंदर लोदी को नहीं बताया था। तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने एंशियंट और मिडिएवल की क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी और टॉपिक्स बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना। उसे जालंधर के कुठाग्रस्त राज्यपाल अदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह मुगल प्रशासन को चाहर महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। वह दिल्ली की सीमाओं तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। बताइए आप, इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण मराठों द्वारा राहुल लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी कबीले का अफगान सरदार था जो 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के पश्चात गद्दी पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बताइए। एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, फेरोमैग्नीज। तो बताइए, चूना पत्थर में तो सीमेंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में आया है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? बताइए, दक्षिण भारत की नदियां कौन सा अपवाह बनाती हैं?
बताइए। तो आर्य, खंडित, वृक्षनुमा और जालीदार। तो इसका आंसर है वृक्षनुमा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम है किसकी? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो किसकी कम है? तो फ्रेंड्स सबसे कम है बिहार की। साक्षरता दर किसकी कम है? बिहार की। ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ। उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। ठीक है फ्रेंड्स।